बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज जो आपका भारत का अगला ख़त हमने पढ़ना है सिन्फ़ अदब के लिहाज से ख़त माख़ज़ है जिससे ये दिया गया है, ये खतूत गालिब से ये ख़त दिया गया है। ख़त के मेज़बान की तरफ से इसका मानी है निशान या लकीर। इस्तिलाह में एक जगह से दूसरी जगह जब आदमी अपने करीब और उससे ज़रूरी बातें करनी हो तो लिख कर किसी कागज़ पर लिख कर और लिफाफे के अंदर ढाल के जरिए भेज दिया जाता है और उस आदमी को मिल जाता है वो कागज़ लिफाफे के अंदर बंद, उसको ख़त कहते हैं। गालिब ये अपने दोस्तों को या ज़रूरी जो खतूत लिखे, और ये खतूत भी उसी तरह मशहूर है जिस तरह गालिब शायरी में जो गालिब का नाम है उसी तरह खतूत में भी गालिब का नाम है। ठीक है क्लास, ये जो दूसरा ख़त है गालिब का, ये ख़त है अलाउद्दीन अलाई के नाम। अलाउद्दीन अलाई जो है ये है जनाब गालिब का शागिर्द। अलाउद्दीन अलाई गालिब के शागिर्द और लोहारों के रईस थे। ठीक है, मालदार अमीर आदमी थे, रईस थे और अरबी और फारसी के बहुत बड़े आदमी थे। अरबी और फारसी के बहुत बड़े आलिम होने के साथ साथ तुर्की के ज़बान के भी आलम थे। तो इसका अलाउद्दीन का मतलब है दीन की फजीलत, दीन की फजीलत। इलाई आला से इलाई, अलाई आला से अल्लाई। गालिब का मतलब है जोर आवर, जबरदस्त, ताकतवर। ठीक है, खत अरबी ज़बान की तरफ से इसके लफ्ज़ी माने हैं, मैंने आपको बताया, निशान या लकीर। गालिब अलाउद्दीन अलाई के नाम लिखेंगे, अपने खत में लिखते हैं जाने गालिब, जाने गालिब, गालिब की जान, गालिब की जान यानी इंतहाई अजीज, इंतहाई प्यारे। मरकब इजाफी बनता है, मरकब इजाफी कहने की से जाने गालिब, और उसको मुखातिब करते हुए निदाइया और फजैया का निशान, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, किसी को मुखातिब करते हुए ये निशान रखता है, ये निशान निदाइया या फजैया का निशान, और इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तुम तो समरे नोरस हो, तुम तो समरे नोरस। समर कहते हैं फल को, नोरस कहते हैं ताजा यानी पका हुआ फल हो। इस निहाल की, निहाल पौधा, निहाल पौधा, उस निहाल के यानी उस पौधे के पके हुए ताजा फल हो जिसने मेरी आंखों के सामने नशो नमा पाई। यानी तुमने मेरी आंखों के सामने, यानी तुम उस तरफ के फल हो ताजा पके हुए कि जिसने मेरी आंखों के सामने वो बड़ा फला फूला। ठीक है, और मैं हुआ खा चाहने वाला, खा चाहने वाला, प्यार करने वाला, उल्फत करने वाला, चाहने वाला। वसाया नशीन, साया नशीन, साया फराहम करने वाला। ठीक है, साया नशीन का मतलब साया में बैठना, यानी सरप्रस्त।
क्या मीनिंग है? सरप्रस्त। अब मतलब ये है कि तुम नौजवान हो, तुम तो समरे नौरुस हो, यानी तुम नौजवान हो, ठीक है, और उसके बच्चे हो। बच्चे से मुराद वालद, यानी उस बाप के बेटे हो जिसने मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। मेरे सामने सामने वो बच्चे, तुम बच्चे थे, मेरे सामने सामने तुम जवान हुए, और मैं आपका सरप्रस्त हूं और आपसे मोहब्बत रखने वाला हूं, आपसे मोहब्बत रखने वाला हूं। क्यों कर तुम मुझको अजीज न होगे? किस लिए मैं तो इससे प्यार नहीं करूंगा? किस तरह में आप मुझे अच्छे नहीं लगेंगे? क्योंकि तुम तो मेरे सामने सामने बड़े हुए हो, बड़े हुए जवान हुए हो, और मैं एक हैसियत से आपका सरप्रस्त रहा हूं और आपसे मोहब्बत करने वाला रहा हूं, आपसे प्यार करने वाला रहा हूं। रही दीद व दीद, रहेगी बात मुलाकात की, रहेगी दीद व दीद, दीद देखना, वाओ, दीद दूसरी दफा देखना, यानी रही बात मुलाकातों की, तो मुलाकातों की दो शक्लें हैं, दो सूरतें हैं। यानी मुलाकात बात रहेगी मुलाकात की कि, लेकिन उसकी दो सूरतें हैं, दो सूरतों में हमारी मुलाकात आपस में हो सकती है। तुम दिली आओ या मैं लोहार हूं, तुम दिली आओ फिर मुलाकात हो सकती है, या मैं लोहार हूं तो फिर हमारी मुलाकात हो सकती है। तुम मजबूर में मालूम, तुम भी मजबूर हो, यहां दिल्ली नहीं आ सकते हो, यहां के हालात खराब है, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है, मुसलमानों को जबरदस्ती निकाल दिया गया है, कुछ डर के मारे इंतकाम की वजह से कि अंग्रेज उनसे इंतकाम लेंगे, क्योंकि वो 1857 की जंग आज़ादी में शरीक थे, और अंग्रेज जो थे वो मुसलमानों को 1857 की जंग आज़ादी का जुम्मेदार समझते थे, इसलिए उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही थी। लिहाजा तुम भी दिल्ली नहीं आ सकते, मुलाकात नहीं हो सकती, और मैं भी मजबूर हूं क्योंकि आजकल अंग्रेज यहां से किसी को बाहर नहीं जाने देते। रियासत पटियाला के नवाब रियासत पटियाला के जो नवाब थे, उनके वो उस महल्ले में उसके मुलाजमीन थे, बलीमारों का मोहल्ला, तो उसमें उसके जो थे वो मुलाजमीन थे, तो गालिब भी उसी गली में रहते थे। तो इस नवाब ने, नरेंद्र सिंह ने अंग्रेजों से ये दिया था कि मेरे मुलाजमीन को ना छेड़ा जाए, लिहाजा उनके मुलाजमीन को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उनके मुलाजमीन को नहीं छेड़ा। इस तरह गालिब भी वहाँ है। अगर गालिब इधर ना होते, किसी और जगह में, दिल्ली के किसी और जगह में होते, किसी और महल्ले में, तो ज़ाहिर गालिब को भी दिल्ली छोड़नी पड़ती। अच्छा, लिहाजा मैं भी नहीं आ सकता लोहारो, और आप भी दिल्ली नहीं आ सकते, लिहाजा हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। खुद कहता हूँ कि मेरा उज़र ज़िन्हार मसमू ना हो, यानी मेरा जो बहाना है इसे हारगिज़ कबूल करना। मेरे बहाने को, जो मैंने बात बताई है कि मैं नहीं आ सकता और उधर, और आप भी नहीं आ सकते, ये हकीकत में मबरी बात है। मसमू का मतलब है सुना गया, कबूल किया गया, यानी हारगिज़ मेरे इस बहाने को सुनना और इसे मंजूर कर लेना कि गालिब जो कुछ कहता है दुरुस्त कहता है। जब तक ना समझ लो कि मैं कौन हूँ और माजरा क्या है, जब तक तुम्हें मुकम्मल हालात के बारे में, जहाँ का जो किस्सा कहानी है, जहाँ के मामलात हैं अंग्रेजों के आने की वजह से, उनकी जब तक आपको अच्छी तरह वाकफियत ना हो जाए, हालात का पता करते रहो, जब हालात ठीक हो जाए तो तुम भी आ सकते हो और मैं भी आ सकता हूँ। ऐसे ना आप आ सकते हैं ना मैं उधर आ सकता हूँ। माजरा किस्सा कहानी सुनो, मुखातब करते हैं लाओ लाई को सुनो।
आलम दो है, दो दुनियाएं हैं, दो दुनियाएं हैं। एक आलम अरवा, रूह की दुनिया, एक आलम अरवा, रूह की दुनिया, और दूसरा आलम आबोगिल, क्योंकि इंसान पहले आलम अरवा में होता है, अरवा में होता है रूहों की दुनिया, मुरक्कब लाही, उसके बाद आलम अरहाम में आता है, मां के पेट में, उसके बाद आलम आबोगिल, यानी ये दुनिया, आप कहते हैं मट्टी को, यानी आप कहते हैं पानी को, और ये कहते हैं मट्टी को, यानी पानी और मट्टी से ये दुनिया, यानी ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें उसके बाद जो है इंसान जो है आलम फौत होने के बाद आलम बरज़ख में चला जाता है। आलम बरज़ख ये जमीन और आसमान का दरमियानी जहान है, जहां पर इंसान मरने के बाद जाता है, और इसमें भी आगे दो आलम हैं, मकाम इल्लियीन यानी नेक लोगों का जहान, नेक लोगों का जहान, और दूसरा है आलम सिज्जीन, बुरे लोगों का जहान, जन्नतियों का जहान, आलम सिज्जीन दोषियों का जहान, और उसके बाद है आलम आखिरत, ये पहले आलम का। इसके अलावा दुनिया के अंदर और कई दुनियाएं हैं, इस जो कायनात है इसके अंदर और कई कायनात है, तकरीबन कहते हैं 36,000 आलम से भी ज्यादा दुनियाएं हैं। ये बुनियादी तौर पर दो मेजर आलम है, बड़ी दुनियाएं हैं, 5 दुनियाएं, आलम अरवा, आलम अरहाम, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखिरत। यहाँ आलम सिर्फ दो आलम का जिक्र करते हैं, एक आलम अरवा और एक आलम आबोगिल, यानी एक रूहों की दुनिया और ये दूसरी पानी और मिट्टी से बनी, यानी ये दुनिया, ठीक है। दुनून से दुनिया है, दुनून से क्या है दुनिया, इसकी लफ्ज़ी माने होते हैं हकीर, बेकार चीज, जिसे हकारत की नजर से काबिल नफरत। हाकम इन दोनों आलमों का वो एक, ये दोनों दुनियाएं जो हैं उनका एक ही हाकम है, ठीक है, उनका मालिक एक ही है इन दोनों दुनियाओं का। कौन? अल्लाह ताला की ज़ात। हर सूरत में कायदा ये है, दस्तूर ये है, तरीका ये है, कानून ये है कि आलम आबो गिल के मुजरम आलम अरवा में सदा पाते हैं, यानी ये दुनिया है पानी और मिट्टी से बनी दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें जो मुजरम होते हैं, जुर्म करते हैं, उसको आलम रूहों की दुनिया में जो है उनको सजा दी जाती है। कायदा ये है कि दुनिया के अंदर जो जुर्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, जुर्म करते हैं, मुजरम लोग होते हैं, उनको आलम रवा में उनको सजा दी जाती है। लेकिन यूं भी हुआ है कि आलम अरवा के गुनहगार को दुनिया में भेज कर सजा दिए देते हैं। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि रूहों की दुनिया के अंदर जो गुनहगार गुनाह करते हैं, मुजरिम लोग होते हैं, उसको दुनिया के अंदर भेज कर सजा दी जाती है। लेकिन ये चाहते हैं कि मैंने भी रूहों की दुनिया के अंदर कोई ऐसी गलती की है और मुझे सजा के लिए जो है इस दुनिया में भेज दिया गया। चुनांचे अपने आप को रूहों की दुनिया का मुजरम समझता है और मुजरम को सजा देने के लिए इस दुनिया में भेजा गया। इसलिए मैं 8वीं रजब 1212 यानी 27 दिसंबर 1797 में कब 8वीं रजब
1212 ये कौन सा सन है हिजरी? इसकी जो सने ईस्वी निकलती है वो क्या निकलती है? 27 दिसंबर 1797 ये निकलती है। मुझे रोम की दुनिया का मैं मुजरिम था, लिहाजा मुझे सजा देने के लिए 27 दिसंबर 1797 को यहां भेजा गया। इससे मुराद है गालिब की पैदाइश, गालिब की पैदाइश, यानी इस तारीख को भी दुनिया में भेजा गया, यानी मेरी पैदाइश हुई। हिजरी में रोबकारी के लिए वास्ते यहां भेजा गया, यानी इस तारीख को मुझे अदालत में पेशी के लिए, मैं वहां का मुजरिम था उस अरवाहों की दुनिया का, तो अदालत में पेशी के लिए मुझे भेजा गया। रोबकारी अदालत में पेशी के लिए यहाँ भेजा गया, यानी मुझे पैदा किया गया, दुनिया में मुझे भेजा गया, मेरी पैदाइश हुई। 13 वर्ष औलाद में रहा। दुनिया में आने के बाद 13 वर्ष औलाद में रहा। जाहिर मैं चूंकि मुजरिम था और फैसला होने तक मुजरिम था, मैंने मुझ पर इल्जाम थे, मैंने गुनाह किए थे, मैंने कसूरवार था, लिहाजा मुझे इस दुनिया में सजा देने के लिए भेजा गया और भेजा गया 27 दिसंबर 1797 को। इससे मुराद है उसकी पैदाइश। अच्छा, अदालत कहते हैं अदालत में पेशी के लिए, अदालत में पेशी के लिए, क्योंकि मुजरिम को अदालत में पेश करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद वो साबित होता है, जुर्म साबित हो तो मुजरिम हो जाते हैं। मुजरिम को कहते हैं एक्यूज, ACCUSED एक्यूज, और मुजरिम को कहते हैं कल्प्रिट, CULPRIT कल्प्रिट। ठीक है, आगे 13 पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि 13 वर्ष अवालात में रहा। अवालात वो जगह होती है जहां मुजरिम को जेल भेजने से पहले रखा जाता है। इससे मुराद आगरा के 13 साल, आगरा के 13 साल, आगरा में पैदा हुआ और आगरा में जो उसने 13 साल गुजारे, इससे वो मुराद है। चूंकि मुजरिम है और यहाँ सजा के लिए भेजा गया है और 13 वर्ष में उसको अमलात में रखा गया है, यानी 13 वर्ष जो है आगरा में अमलात में रहा। आगे चलते हैं क्लास। 7 रजब 1225 हिजरी को मेरे वास्ते 7 रजब तीसरा पॉइंट, 7 रजब 1225 हिजरी ईसवी तारीख है 19 अगस्त, ईसवी तारीख 19 अगस्त 1810 1810 इससे मुराद क्लास क्या है? शादी। यानी चूंकि मैं मुजरिम था, ये मेरी सजाएं थी, पहले अदालत में पेशी के लिए भेजा गया, फलां तारीख को बता दिया गया आपको। उसके बाद 13 वर्ष अवलाद मिला, जो गालिब की आगरा में गुजारी हुई जिंदगी जो 13 वर्ष की थी, उसको वो अवलाद कहते हैं। उस पर 27 रजब 1225 हिजरी यानी 19 अगस्त 1810 को मेरी शादी हुई। ये भी सजा है, 3 सजाएं। तीसरी सजा क्या है? शादी है। हिजरी को मेरे वास्ते हुक्म दवामे हबस डाल दिया, यानी
इस तारीख को मेरे लिए क्या हुक्म हुआ कि कैद का हुक्म हो गया, मुझे कैद सुना दी गई क्योंकि मैं मुज़ल्लम था। अदालत ने मुझे कैद सुना दी। कैद से मुराद क्या है? शादी हो गई। एक बेड़ी मेरे पाँव में डाल दी। 4 एक बेड़ी यानी जंजीर मेरे पाँव में डाल दी, यानी मुझे कैद कर दिया गया और एक जंजीर मेरे पाँव में डाल दी। इससे मुराद बीवी है। बीवी को पाँव की जंजीर समझता है और जेल के अंदर है, उसे कैद की सजा सुना दी गई। और दिल्ली शहर को जिंदान मुकर्रर किया। 6वां पॉइंट, दिल्ली शहर जो था उसको जेल मुकर्रर किया गया मेरे लिए, यानी दिल्ली की जेल में ये रहेगा तो दिल्ली शहर को जेल मुकर्रर कर दिया गया। अच्छा, अब कैद के दौरान जो होता है 7वां पॉइंट, कैद के दौरान मुशक्कत भी होती है, ड्यूटी भी ली जाती है कैदी से। और मेरी मुशक्कत क्या थी? फिक्र नज़्म नसर, फिक्र नज़्म नसर, ये मेरी मुशक्कत थी। यानी कैद के दौरान मेरी जो ड्यूटी थी, मुझसे जो काम लिया था जेल में, वो क्या लिया जाता था? नज़्म लिखना और नसर लिखना, यानी शायरी लिखना और नसर लिखना, ये मेरी मुशक्कत थी कैद के दौरान। बरसों बाद जेल से भागा। अगला पॉइंट क्लास, कई साल बाद 8वां पॉइंट, बरसों बाद इस जेल से भागा। 3 वर्ष बरादे शर्किया में फिरता रहा। 3 साल बल्द की जगह है, बल्द कहते हैं शहर को, बलाद शर्किया मशरक के शहरों में फिरता रहा। इसलिए इन मशरक के शहरों में फिरने से मुराद ये है कि गालिब क्या था, अपनी अंग्रेजों ने उसकी पेंशन बंद कर दी थी जो बहादुर शाह जफर ने उसको के लिए रखी थी। लिहाजा ये कोलकाता का इसने सफर किया, कोलकाता का सफर किया और अपनी पेंशन बहाल करने के लिए उधर कोशिशें करता रहा, लेकिन पेंशन बहाल नहीं हो सकी। वे आखिर नाकाम वहां से वापस आया। 10वां पॉइंट, पायाने काल मुझे कोलकाता से पकड़ लिया और फिर इसी मुहस्बस में बिठा दिया। पायाने काल, आखिरकार। 10वां पॉइंट, पायाने काल यानी आखिरकार मुझे कोलकाता से पकड़कर ले आए और दोबारा कैद में उठा दिया। चूंकि मैं कैद से भागा था, इसलिए दोबारा कोलकाता से मुझे पकड़कर ले आए और दोबारा कैद में डाल दिया। ये 10वां पॉइंट है क्लास। जब देखा कि कैदी गुरेज पा है, 2 बेड़ियां और बढ़ा दी। 11वां पॉइंट, जब इस जेल की इंतजामिया ने देखा ये कैदी भागने वाले हैं, तो इन्होंने मुझे 2 बेड़ियां और पहना दी, 2 जंजीरें और पहना दी कि ये भागता है। इन 2 बेड़ियों से मुराद गालिब का एक भांजा था, तो आरिफ उसका नाम था, आरिफ उसका नाम था, और जवानी में फौत हो गया था। उसके जो बेटे थे तो मिर्जा ज़ैनुल आबिदीन आरिफ उसका नाम था, और उसका एक बेटा हुसैन अली खान, और 2 बेटे थे। उन दोनों बेटों की जिम्मेदारी जो है बाकर अली खान और हुसैन अली खान की संभालने की जिम्मेदारी हुसैन अली खान, और बाकर अली खान इसके भांजे के 2 बेटे थे। वो चूंकि जवानी में फौत हो गया, इनकी कफालत की जिम्मेदारी भी गालिब
शायरी करना और नसर लिखना मेरी मुशक्कत की जेब के अंदर, अब मुझसे ये काम और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि मेरे हाथ भी जख्मी हो गए और मेरे पाँव भी बेड़ियों से जख्मी हो गए, हाथ हथकड़ियों से जख्मी हो गए। ताकत शक कलम ज़ाया हुई, एकदम मेरी सेहत खराब हो गई, अभी ताकत नहीं रही। एक साल बेड़ी को जाविया जिंदा में छोड़ माया दोनों हथकड़ियों के भागा। एक साल बेड़ी को उस जो मेरे पाँव में बेड़ी पहनाई गई थी उसको मैं कैद खाने में छोड़कर दोनों हथकड़ियों के साथ भाग गया। यानी इन दोनों जो मेरे लिए जिम्मेदारी थी, इन दो मेरे जो भांजा था उसके बेटों की, तो उनको मैं अपने साथ लेकर फिर दोबारा जेल से भाग गया। मेरठ हिंदुस्तान का एक शहर दिल्ली से 40 मील दूर है। यहाँ ही से तहरीक आज़ादी का 1857 की जो जंगी आज़ादी थी वहाँ उसका आगाज हुआ था। मेरठ मुरादाबाद होता हुआ रामपुर पहुँचा, कुछ दिन कम 2 महीने वहाँ रहा कि फिर पकड़ाया। ये मेरठ मुरादाबाद और रामपुर भी दोबारा अपनी पेंशन की बहाली के लिए गया था। कुछ दिन कम 2 महीने वहाँ रहा कि फिर पकड़ाया, यानी फिर जो है मुझे पकड़ कर वापस ले आए। अब ऐद किया कि फिर ना भागूंगा। अब मैंने वादा किया कि आइंदा जेल से निकलकर ना भागूंगा, और भाग क्या सकता हूँ, अभी ताकत भी नहीं रही भागने की। हुक्म रिहाई देखिए कब सादर हो, 12 पॉइंट हुक्म रिहाई कब सादर हो, यानी क्या पता कब जो है मौत का परवाना आ जाए और मौत का फरिश्ता आ जाए और मैं दुनिया से चला जाऊं। हुक्म रिहाई से मेरा मौत है, एक ज़ईफ़ से एतमाल है, एक कमजोर सा ख्याल है, कमजोर सा ख्याल है, सोच है, सोचता हूँ इसी माह ज़ुल्हिज्जा 1227, इसी माह ज़ुल्हिज्जा 1227, इससे मुराद क्या है, सने ईस्वी के मुताबिक, ये सने हिजरी है, सने ईस्वी के मुताबिक जनवरी 1862, जनवरी 1862 इससे मुराद है। यानी जरा कमजोर सा ख्याल है, सोच है कमजोर सी, कि अंदेशा है, इम्कान है कि इसी साल जनवरी 1862 तक मैं दुनिया से चला जाऊंगा, यानी मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। बेहद तकदीर के लिहाज से अल्लाह ने जो फैसला इंसान के लिए लिखा है कि वो मौत के बाद रिहाई, यानी मौत के बाद आदमी किधर जाता है, अपने घर के और कहीं नहीं जा सकता। जब जेल से रिहाई होती है तो कैदी सीधा अपने घर जाता है। तो चूंकि मैं भी इस कैद से रिहा हो जाऊंगा दुनिया की, और मेरा जो असल घर है वो कौन सा है, वो आलम बरज़ख है, मैं आलम बरज़ख को चला जाऊंगा। ठीक है, मैं भी बाद निजात सीधा आलम अरवा को चला जाऊंगा। आलम अरवा की ये बात करता है, लेकिन यह कि मौत के बाद इंसान जो है वो आलम बरज़ख में चला जाता है, और क़यामत तक इंसान जो है आलम बरज़ख में रहता है। ये दुनिया और आसमान के दरमियान, ज़मीन और आसमान के दरमियान एक जहान है, उसे आलम बरज़ख कहते हैं। इस जहान के भी 2 जहान हैं, आलम सिज्जीन, उसमें जो नेक लोगों की रूहें रहती हैं, और आलम इल्लियीन, उसमें नेक लोगों की रूहें रहती हैं, और आलम सिज्जीन जो है उसमें बुरे लोगों की रूहें रहती हैं। तो कहता मैं सीधा जो है आलम अरवा यानी आलम बरज़ख को चला जाऊँगा। गालिब जून 1861, यानी 1861 जून को लिखा हुआ गालिब का ख़त। क्लास ये जो है इसके साथ ही आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।